हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने एक नए टॉपिक की शुरुआत करी थी एड्स पर। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए अब इसके नए बिंदु देखते हैं, जिसके अंदर पहला है रेजिस्टेंस और प्रतिरोधकता। यह कठोर पर दृढ़ प्रकार का विषाणु नहीं है। यह ताप अस्थिर थर्मोलेबल होता है, अर्थात 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट में तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 सेकंड में निष्क्रिय हो जाता है। सामान्य तापक्रम पर यह 1 सप्ताह तक जीवित रहता है। यह हिम शुष्कीय प्रकृति का होता है, अर्थात निम्न ताप पर जीवित रहता है। यह 70% इथेनॉल, 35% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, 5% फॉर्मेल्डिहाइड, 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड 0.5% लाइसोसोल एवं 2.5% T20 द्वारा नष्ट किया जा सकता है। गर्म पानी से एवं उत्तम डिटर्जेंट द्वारा संक्रमणित कपड़ों, बर्तन आदि को धोकर इन्हें संक्रमण रहित बनाया जा सकता है। सतही संक्रमण में ब्लीचिंग पाउडर से धोकर मुक्ति पाई जा सकती है। चिकित्सा आदि उपकरणों के अंदर भी यह 2% ग्लूटाल्डिहाइड से धोकर पुनः प्रयोग में लाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट लेते हैं इसमें रोगजनकता और पैथोजेनेसिस। संक्रमणित व्यक्ति के देह से स्रावित पदार्थों या ऊतकों से HIV प्राप्त किया जा सकता है, जिसका अब हम आगे लिस्ट आपको दिखा देंगे। संक्रमण रक्त या ऊतक में उस समय होता है जब विषाणु उनके संपर्क में आता है एवं ये कोशिकाएं इसके लिए सुग्राही होती हैं। इसमें T4 लिम्फोसाइट्स सर्वाधिक सुग्राही होते हैं, अतः संक्रमण हो जाते हैं। सेक्सुअल कांटेक्ट और ब्लड ट्रांसफ्यूशन के दौरान यह संभावना अधिक होती है। विषाणु का द्वितंतुकीय DNA से मिलकर या समाकलन करके अनुलेखन कर गुप्त संक्रमण लेटेंट इन्फेक्शन की अवस्था में प्रवेश कर जाता है। धीरे धीरे लयनकारी पदार्थ स्रावित होते हैं एवं विरियांस की नई पीढ़ी निकल कर देह की अन्य संक्रमण कोशिकाओं को संक्रमित कर जाती है। इंक्यूबेशन पीरियड लंबी होने के कारण रोग के लक्षण एकदम प्रकट नहीं होते हैं। धीरे धीरे T4 लिम्फोसाइट्स की संख्या नष्ट होने के कारण कम होने लगती है। संक्रमणित लिम्फोसाइट्स इंटरल्यूकिन 2, गामा इंटरफेरॉन एवं लिम्फोकाइनेस की सामान्य मात्रा के स्रावण में कमी की देते हैं। इस प्रकार कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा सेल मीडिएट इम्यूनिटी, जिसको हम कहते हैं CMI, में कमी होने लगती है। तरल प्रकार की रोधक क्षमता ह्यूमोरल इम्यूनिटी में भी कमी होने लगती है। एड्स के रोगी इन कारणों से नए प्रतिजन के प्रति प्रतिक्रिया नहीं दर्शाते हैं, निष्क्रिय बने रहते हैं और रोगी को अनेक नए संक्रमण अपना शिकार बना लेते हैं। अति ग्लामाग्लूकोमेनिया से समाकलन इंटीग्रेशन कर लेता है। इस दो लड़ वाली अवस्था हाइपर ग्लोबिलिनेमिया अवस्था में रोगी आ जाता है। IgG व IgA प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन्स की मात्रा बढ़ जाती है। मोनोसाइट मैक्रोफेज क्रिया भी प्रभावित होती है, चूँकि लिम्फोसाइट्स के स्रावण की मात्रा में कमी हो जाती है। कीमोटैक्सिस प्रतिजन क्रिया अंतः कोशिकीय संक्रमण को नष्ट करने जैसी क्रियाओं में कमी होने लगती है। अमेरिका के रोग नियंत्रण संस्थान के अनुसार HIV के रोगी में निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर रोग की पहचाना जा सकता है। कौन कौन से लक्षण होते हैं?
उसको हम देखते हैं, जिसके द्वारा हम HIV रोग के पहचान सकते हैं। पहला है इसमें लिम्फोनिया। दूसरा, चयनित T4 लिम्फोसाइट्स की संख्या में कमी आना। त्वचा पर अधिक संवेदी हो जाना। IgG और IgA व IgM की मात्रा में वृद्धि होना। लिम्फोसाइट्स का प्रतिजन के प्रति कार्यशीलता में कमी होना। कोशिकीय विषाणु पदार्थों के प्रति निष्क्रिय होना। नए प्रतिजन के प्रति प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं में कमी होना। मोनोसाइट्स व मैक्रोफेजेस के कार्यों में परिवर्तन। प्रतिरोधी पदार्थों की मात्रा का सीरम में वृद्धि होना। जो प्रारंभिक संक्रमण की स्थिति में कुछ सप्ताह में तो हल्का बुखार व सिर में दर्द होने लगता है। रोग के निदान युक्त लक्षण विकसित होने में 9 से 300 माह तक का समय लग सकता है। रक्तदान के माध्यम से होने वाले रोग में यह समय 4 से 14 माह का होता है। आरंभ में HIV प्रतिरक्षी परीक्षण ऋणात्मक और नेगेटिव ही आते हैं, किंतु समय में वृद्धि होने के साथ साथ यह पॉजिटिव हो जाते हैं। इसमें थकान, प्रवाहिका वजन में कमी एवं अनेकों संक्रमण जैसे तपेदिक TB, साल्मोनेलेसिस आदि रोग का अपना शिकार बना लेते हैं। इसके अंदर श्वसन में तकलीफ होती है, उदरीय दर्द होना, कोलाइटिस से पीड़ित होना आदि अनेक संक्रमण रोगी के कमज़ोर होने के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। रोधक क्षमता के अभाव में वृद्धि के कारण दैहिक नियंत्रण लगभग समाप्त हो जाता है एवं रोगी क्षीण होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। एड्स के रोगियों को हम 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है इसमें हेल्दी कैरियर्स और स्वस्थ वाहक। यह प्रथम तथा सामान्य अवस्था है जिसमें रोगी की देह पर रोग के लक्षण दिखाई नहीं देते, केवल बुखार आता है जो कुछ महीनों तक चलता है। रोगी सामान्य बने रहते हैं, किंतु ये अन्य व्यक्तियों को संक्रमित कर सकते हैं। इनमें एड्स के लक्षण दिखाई देने में 5 से 7 वर्ष का समय लग सकता है। यह संक्रमण की प्रारंभिक या एक्यूट अवस्था कहलाती है। दूसरा है प्रोड्रोमल अवस्था और प्रोड्रोमल फेज। इस अवस्था में एड्स रोग के लक्षण जैसे ज्वर, प्रवाहिका वजन में कमी एवं लसिका ग्रंथियों का बढ़ना प्रकट हो जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र के कमजोर होने के लक्षण दिखाई नहीं देते। देह पर अन्य कवक रोग संक्रमण, मुख, श्लेष्मा व त्वचा के रोग, मस्से, हर्पीस आदि विकसित हो जाते हैं। यह अवस्था 1 से 30 माह या 5 वर्ष तक रह सकती है। यह एड्स की मध्यवर्ती या क्रॉनिक अवस्था होती है। तीसरी अवस्था है एंड स्टेज। यह एड्स की पूर्ण विकसित प्रवस्था है। व्यक्ति की मृत्यु रोगों के अनियंत्रण के कारण होती है। ऐसी प्रतिरक्षी तंत्र के निष्क्रिय होने के कारण होता है, जो एक बार विकृत होने के उपरांत पुनः ठीक नहीं होता है। इस अवस्था में रोगी 1 से 4 वर्ष तक जी सकता है। त्वचा पर कार्पेसी के अबोध उत्पन्न और ट्यूमर हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें प्रयोगशाला परीक्षण, लेबोरेटरी टेस्ट। रोधक क्षमता में अभाव के परीक्षण प्रयोगशाला में निम्नलिखित प्रकार से किए जा सकते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं व लिम्फोसाइट्स की गणना की जाती है। रोगी में ल्यूकोपेमिया स्थिति व लिम्फोसाइट्स से कम आते हैं। T4 कोशिकाओं की गणना 2000 से कम की होती है। T4 व T8 कोशिकाओं का अनुपात विपरीत हो जाता है। इसके अलावा प्लेटलेट्स की गणना किए जाने पर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की स्थिति होती है। IgG व IgA स्तर बढ़ जाता है।
त्वरक परीक्षणों के द्वारा CMI परीक्षण कमी दर्शाते हैं। जो आजकल टेस्ट होते हैं, एक तो एलिसा परीक्षण होते हैं और इसके अलावा वेस्टर्न बोल्ट टेस्ट भी किया जाता है, जिसके द्वारा कि एड्स बीमारी का पता लगाया जा सकता है। अब इसमें हमें नेक्स्ट है इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, बचाव व नियंत्रण इस रोग से। लोगों को शिक्षित करना, लैंगिक संबंधों में सावधानी बरतना, अनजान लोगों से रक्त आदान प्रदान न करना, एड्स माताओं को गर्भधारण के प्रति सावधान किया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि यह रोग माता से शिशु में प्रवेश करता है। निर्जमित इंजेक्शन, सुई आदि का प्रयोग करना तथा मादक औषधियों के प्रयोग से दूर रहना बीमारी से बचाता है। जीवन का तौर तरीका प्राकृतिक व शुद्ध प्रकार का रखना बहुत जरूरी है। इसके अब हम देखते हैं उपचार, ट्रीटमेंट। एड्स के ट्रीटमेंट और उपचार में विषाणु को नष्ट करने योग्य औषधियाँ जैसे इंटरफेरॉन, रोबाविरिन, सुरामिन, फॉस्फोरनेट आदि उपयोग में लाई जा रही हैं। ज़िडोव्यूडिन AZT विशेष तौर पर उपयोगी पाई गई है। इसके अलावा एड्स के जो टीके विकसित किए जाने के अनेक प्रयोग किए गए हैं, उसमें इसके टीके बनाना एक जटिल कार्य है, क्योंकि यह प्रतिरक्षी तंत्र की कोशिकाओं CD4 लिम्फोसाइट्स को ही अपना शिकार बनाता है। अतः इस विषाणु की पहचान नहीं हो पाती। विषाणु जो प्रोटीन बनाता है उनके खंडों को बदल देता है, अतः ये प्रतिरक्षी तंत्र द्वारा पहचाने ही नहीं जाते, जिनके विरुद्ध कोई रक्षात्मक कार्यवाही की जा सके। उपचार में पूर्ण सफलता अभी तक किसी को भी नहीं मिली है। इस दिशा में असंख्य वैज्ञानिक अनुसंधान और के कार्य में लगे हुए हैं। Thank you about this lecture. Thank you so much.